नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज बात करेंगे मिलिट्री डिप्लोमेसी की। शायद आपने इसके बारे में सुना हो और शायद ना सुना हो, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है जनरल प्रकाश पंजीकर। जनरल प्रकाश पंजीकर खुद एक मिलिट्री डिप्लोमेट रहे हैं और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में भारत के डिफेंस अटैची के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत नज़दीक से डिप्लोमेसी के दांव पेच को देखा है और उसमें एक अहम रोल भी अदा किया है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि मिलिट्री डिप्लोमेसी होती क्या है और इसका भारत के लिए क्या रोल है। सर, आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिलिट्री डिप्लोमेसी आखिर होती क्या है। कर्नल उत्कर्ष, आपका धन्यवाद। आपने दोबारा मुझे अपने शो पर बुलाया है और एक सब्जेक्ट जो कि भारत में उसकी समझ कम है और इसके ऊपर डिस्कशन बिल्कुल ही नहीं होता है, आपने वो सब्जेक्ट आज उठाया है और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम भारत के लोगों को, हमारे मिलिट्री के लोग हैं, उनको भी इसके बारे में थोड़ा पता लगेगा और शायद उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे। इस तरह का डिस्कशन बाहर होने पर अगर बार बार लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे, डिस्कस करेंगे तो इसका असर होगा। पहली बात जो आपने पूछी कि मिलिट्री डिप्लोमेसी है क्या। देखिए, डिप्लोमेसी तो डिप्लोमेसी है। दो देश में है, किसी भी दो देश के बीच में जब आप आदान प्रदान करते हैं अपने एम्बेसडर्स का, तो उन एम्बेसडर का काम होता है कि अपने देश को, जो देश में जो वहाँ पर वो भेजे गए हैं वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करना, हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, हमारे जो दोनों देश के बीच में संबंध है उसको और गहरा करना, हमारे कल्चरल, इंडस्ट्रियल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक, डिफेंस, इससे रिलेटेड जितना भी संबंध है वो उसको बढ़ाना। अभी जो हमारा सिस्टम है और कहीं और का सिस्टम है वो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अभी जैसे कि अमेरिका की बात है, अमेरिका में जैसे सिलेक्शन होता है डिफेंस अटैची का, उस तरह उनका एक कोर ही होता है, उसमें है डिफेंस अटैची, वो लगातार डिफेंस अटैची ही रहते हैं, एक ही काम करते रहते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ ये है कि जो सेलेक्ट होते हैं या तो कर्नल के लेवल पे सेलेक्ट होते हैं और इम्पॉर्टेंट देशों के लिए ब्रिगेडियर लेवल के डिफेंस अटैची सेलेक्ट होते हैं। अभी हमारे यहाँ कौन सेलेक्ट होते हैं? हमारे यहाँ वो सेलेक्ट होते हैं उस तरह के ऑफिसर जिनका कि ब्रिलियंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, जिन्हें कि ग्राउंड पे उनकी एक्सपीरियंस हो, अनब्लेमिश्ड कैरियर हो उनका, अनब्लेमिश्ड कैरेक्टर हो उनका, और हर एक तरह से उनको इक्विप किया गया हो, उनके जो तरह तरह के जो हमारे कोर्सेस हैं उसका ज्ञान उसके पास हो, और उसके बाद एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया के थ्रू आप जो टॉप ब्रिगेडियर्स हैं 2 साल के बैच में, उसमें से सेलेक्ट करते हो 6 या 7, उसमें से एक को सेलेक्ट करते हो आप एक कंट्री के लिए। सही कहा कि भारतीय सेना में, वायुसेना में और नौसेना में डिफेंस अटैची के सिलेक्शन बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है और हमें कोई शक नहीं है कि बेस्ट ऑफ द लॉट हम बाहर भेजते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल उत्कर्ष। लेकिन जैसे मैंने बताया, अमेरिका का एक स्पेशल ये है, कोर है जो कि उसे भेजते हैं उससे। बाकी कंट्रीज़ में अब जैसे चाइना का कैसे सेलेक्ट होता है वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बेसिकली जो पॉलिटिकली अलाइंड है बंदा वो सेलेक्ट होके आता है। जी हाँ। पाकिस्तान का अगर देखिए, उनका भी जो उनके लीडरशिप से, मिलिट्री लीडरशिप जो अच्छी तरह अलाइंड है, उसको वो लोग भेजते हैं वहाँ पर। तो जो मैंने देखा है वहाँ पर मेरा ख्याल है कि करीब 70-80 कंट्रीज़ के मैंने
डिफरेंट जो अटैचेस थे उनसे मेरा इंटरेक्शन होता था और उनको मैंने देखा है बहुत नज़दीक से। उनको काफ़ी रहती है, अभी जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इन लोगों के जो मिलिट्री अटैचेस हैं उनके पास फ्रीडम होता है उनको आर्टिकुलेट करने का, मिलिट्री डिप्लोमेसी का। हमारा सिस्टम ये है कि पहले हम जो सेलेक्ट करते, जैसे मैंने बताया, हमारे ब्रिगेडियर्स या कर्नल सेलेक्ट होते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कि किसी समय वो सेलेक्ट हो सकते हैं इस कोर के लिए, इस काम के लिए। वो जब सेलेक्ट होता है तब उनको पता लगता है मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। तो क्वालिटी तो उनमें होती है निश्चित रूप से। उसको हम यहाँ पर 3 से 6 महीने तक अलग अलग तरह के चीज़ों में हम उनको सिखाते हैं और उसके बाद उनको भेजते हैं एम्बेसी में। एम्बेसी में जाने पर आपको आश्चर्य होगा, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि जब मैं सेलेक्ट होकर गया था तो मेरी 30 साल की सर्विस थी। उस समय एक ब्रिगेडियर, बहुत लेट में लोग ब्रिगेडियर बनते थे, आज तो 25 साल में बन रहे हैं, उसमें लेट बनते थे। उस समय मैं सेलेक्ट हुआ था और मैं गया था वहाँ पर, और आपको आश्चर्य होगा जान के कि हमें वहाँ पर इक्वेट किया गया था पे के मुताबिक, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे was not taken into consideration, to a first secretary. First secretary. Can you imagine this? A brigadier who has commanded 55,000, 7,000 troops with thousands and thousands crore worth of equipment, so much of resources he has been under him, और उसको आप फर्स्ट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रखते हैं। और कर्नल को क्या इक्वेशन करते हैं? वही फर्स्ट सेक्रेटरी का होगा, मेरा ख्याल है, मैं क्लियर नहीं हूँ सर, कि ये दूसरे तो में। वाकई दिस शोज कि किस तरीके की इम्पोर्टेंस आप मिलिट्री ऑफिसर्स को, जो कि इतनी मुश्किल से और स्ट्रिंजेंट मेथड से सेलेक्ट होकर के गए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अपने मुल्क को, उनको आप इस तरीके से इक्वेट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा जो अभी हाल में हुआ है। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध आजकल पींग ले रहे हैं। भारत को भी आश्चर्य हो रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के इतने नज़दीक क्यों जा रहा है, और इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड यूँ है कि यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल कमांड और उसके जो जनरल हैं उनका नाम है जनरल माइकल कुरिला, और उन्होंने यूएस के कांग्रेशनल हियरिंग में कहा कि पाकिस्तान हैज बीन ए फिनोमिनल पार्टनर टू यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फॉर काउंटर टेररिज्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके साथ तो यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस की हियरिंग में कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद एक टेरर विक्टिम स्टेट है। एब्सोल्युटली। और इसके बाद भी वो रुके नहीं, उसके आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अमेरिका को इंडिया चाहिए लेकिन पाकिस्तान भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आइदर और। अगर हम अमेरिका इंडिया के साथ दोस्ती करता है सर, जी, तो पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा, हमको दोनों के साथ दोस्ती करनी है। और पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के लिए अमेरिका का एक एलाई है और बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी क्यों कहा उन्होंने? कहा जी, उन्होंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान के जो आज मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल असीम मुनीर, उन्होंने उनको ISIS के खुरासान के टेररिस्ट को पकड़ के यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल कमांड को हैंडओवर किया, जिसने कि काबुल की बॉम्बिंग में 13 मरीन्स की जान ले ली थी। और उससे वो द्रवीभूत हुए और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जरूर बताइएगा जी। तो आज आप देखते हैं कि एक मिलिट्री डिप्लोमेसी आपके सामने चल रही है। जनरल असीम मुनीर, जनरल माइक कुरिला, और दोनों एक दूसरे को बता रहे। और मैं आपको एक बात और बताऊं सर, पिछले 2 साल में जनरल असीम मुनीर 3 बार जा चुके हैं, माइक कुरिला से 3 बार मिल चुके हैं, और माइक कुरिला पाकिस्तान का विजिट भी कर चुके हैं। और उसका जो बाद में क्या रिजल्ट हुआ कि जनरल असीम मुनीर पहली बात तो परेड पे बुलाए गए 250वीं आर्मी परेड को देखने के लिए, और साथ में वो
व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर लंच पर गए। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के नज़दीक जा रहा है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर का काम नहीं है, ये दो मिलिट्री लीडर्स की डिप्लोमेसी है। ये बात सर यहाँ नहीं ख़त्म होती। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एयर चीफ मार्शल बाबर अभी अमेरिका की यात्रा पे गए उसके बाद, और वहाँ पर ये क्या करने गए? वहाँ गए हैं टेक्निकल और अच्छे वेपन्स को लेने के लिए। तो मिलिट्री डिप्लोमेसी इतना डिलीवर कर सकती है, लेकिन मिलिट्री डिप्लोमेसी एक हम है जिसकी हम अहमियत और उसकी कीमत समझते ही नहीं। कर्नल उत्कर्ष, बात है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, आपको पता है हमारी सरकार डेमोक्रेटिक है। हम लोग पाकिस्तान से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं और वो हमसे तुलना करने के लायक नहीं है। लेकिन आपने जो मुद्दा रखा है, ये मुद्दा बड़ा ज़रूरी मुद्दा है, इसको डिस्कस करना चाहिए कि क्या मिलिट्री डिप्लोमेसी की रीच कोई कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मिलिट्री डिप्लोमेट्स की, एक तो मैंने बताया कि आपकी किस तरह से उनको इक्वेट किया जाता है इसके एम्बेसी के अंदर कि भाई इतनी सर्विस, इतना आपका क्रेडेंशियल होने के बावजूद भी आप, जहाँ तक आपका इक्वेशन है, यू आर कंसिडर। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एम्बेसडर। एम्बेसडर जैसे मेरे एम्बेसडर थे, वो हमें इतना ज़्यादा हमको तवज्जो देते थे, इतना हमसे डिस्कस करते थे कि हमने वहाँ पर एक बहुत बड़ी, हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, हमने वहाँ पर अचीव करी थी कि इंडो जर्मन डिफेंस एग्रीमेंट हमने बनाया, हमने लिखा, हमने उसको अप्रूव कराया अपनी सरकार से और जर्मन के सरकार से, और वो हमारे एम्बेसडर ने अप्रूव की। और इवेंचुअली उस समय हम वहाँ पे नहीं थे, हम चले आए थे, हमारे एम्बेसडर भी थे मिस्टर रंगाचारी, ब्रिलियंट एम्बेसडर, वो वहाँ से गए और उसके बाद वो साइन हुआ। लेकिन साइन हुआ, लेकिन साइन होने के बाद वो पेपर ही रह गया, क्योंकि मिलिट्री डिप्लोमेट्स जिनको चाहिए था कि उसका फ़ायदा उठाते, वो आगे उसको फ़ायदा नहीं उठा पाए। और आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मैं वहीं पर देखता था जो अमेरिकन जो थे, कर्नल रैंक के थे, उनके जो डीएस थे, वो इतना ज़्यादा उनका पहुँच था सरकार के पास जितना हमारा नहीं था। वी वर रिस्ट्रेन्ड। पाकिस्तान का तो आप जानते हैं, पाकिस्तान का मतलब एम्बेसी में जो वहाँ पर डीए ब्रिगेडियर है, उसके सामने तो एम्बेसडर कुछ नहीं है, वो तो नाम का ही एम्बेसडर है। क्योंकि मिलिट्री डिप्लोमेट्स की बात है कि हिंदुस्तान के सारे हाई कमीशंस और एम्बेसीज में या तो मिलिट्री अताशे है, या एयर अताशे है, या नेवल अताशे है, या कहीं कहीं दो दो हैं। तो जब ये आपने पोस्ट बनाई है, लोगों को भेजा है, तो इन्हें आप सेरेमोनियल पोस्ट क्यों समझते हैं और आप उसे प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? बात सर यहाँ ख़त्म नहीं होती। भारत के इतने पीस कीपर्स जाते हैं जी, इतने पीस कीपर जाते हैं, सही कह रहे हैं आप। यूएन हेडक्वार्टर्स में कितने ऑफिसर्स हम भेजते हैं। अगर आप इतने बड़े कोर को आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते और उनको सही ढंग से एम्प्लॉय नहीं करते, तो शायद गलती हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस की है। बिल्कुल। आप तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान, अमेरिका या चीन वो हमारा यार्डस्टिक नहीं हो सकता। हमारा यार्डस्टिक इंडियन यार्डस्टिक होना चाहिए। एब्सोल्यूट। इंडियन यार्डस्टिक होने का मतलब है हमारी इतनी अच्छी डिप्लोमेटिक कोर है। आज के डेट में मेरा ख्याल है कि मैं तो बहुत दिनों से क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खास करके जब मैं डिप्लोमेटिक कोर में था उस समय से अभी तक लेके आज के डेट में मेरा ख्याल है कि हमारा जो डिप्लोमेसी है ऐसा कभी हुआ नहीं, न भूतो न भविष्यति टाइप है आज के डेट में। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस 40 साल का, और उनकी गाइडेंस, उनके जितने एम्बेसडर्स हैं, उसको आज के डेट में चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। लेकिन जो मिलिट्री डिप्लोमेट का जो आपने मुद्दा छेड़ा है, मेरा अपना मानना अभी भी है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है, उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। तो और ये इसकी पहुंच कितनी है वो आप खुद ही बता रहे हैं कि भाई आज के डेट में आसिम मुनी डायरेक्टली बात कर रहा है उनसे। हमारे चीफ या हमारे सीडीएस जो हैं
वो क्यों नहीं ऐसा कर सकते? उनका ऐसा रिलेशन क्यों नहीं है? क्या ये गवर्नमेंट रोक रही है या उनमें इनिशिएटिव नहीं है? ये तो जो सत्ता में बैठे हैं, जो कि आज के डेट में मिलिट्री में हैं, वो जाने, उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अगर आसिम मुनीर और मुल्ला मुनीर जैसा मैं कहता हूँ, वो अगर इस तरह की कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक बात तो निश्चित है कर्नल उत्कर्ष कि जैसे एक मिलिट्री मैन है, यूनिफॉर्म्ड मैन, किसी दूसरे यूनिफॉर्म मैन से बात करता है, उसका जो वाइब्स, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो कनेक्टिविटी है, वो इमीडिएट और टॉप क्लास की होती है, टॉप क्लास की होती है। तो इसको एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए, 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ। और उससे होगा ये फ़ायदा कि हमारे डिप्लोमेट तो अपना काम कर रहे हैं, मिलिट्री लेवल पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इमीडिएटली हमारा 1 to 1 अगर बात होता रहे, हमारे जैसे कि हमारे चीफ्स हैं दूसरे कंट्री में विज़िट करते हैं, और उनको कितनी आज के डेट में छूट है इस तरह की बात करने की, वो तो मैं नहीं जानता हूँ। हमारे टाइम में कोई ख़ास नहीं थी, जबकि मैं तो आज से 25 साल पहले की बात करूँ। तो हमको लगता है कि ये ज़रूरत है कि हमारे चीफ, हमारे जो मिलिट्री डिप्लोमेट्स हैं, वो हमारे सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, वो लोग अपना ऐसा संबंध रखें कंट्री दैट मैटर्स टू अस, फॉर एग्जांपल अमेरिका, फॉर एग्जांपल रशिया, फॉर एग्जांपल इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, एवरीवेयर हम लोग का अपना रिलेशन होना चाहिए कि भाई एक कॉल पे डिफ्यूज़ हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब मैं डीए था उस समय हमारे पास एक एयरफोर्स के चीफ थे, वो छुट्टी पे आ रहे थे, एम्बेसडर साहब के दोस्त थे, वो उनका सामान छूट गया, किसी कारण से लोड नहीं हो पाया, क्योंकि वो सिविल एयरक्राफ्ट से आ रहे थे, वो एज ए सिविलियन आ रहे थे, उनका सामान नहीं हो पाया लोड। अभी वो सामान उनको ज़रूरत थी नेक्स्ट डे उनको, तो नॉर्मल डिप्लोमेसी फेल हो गई। तो मेरे को एम्बेसडर ने बोला भाई आप अपना लगाइए, और मैंने इमीडिएटली वहाँ पर उनके डिफेंस मिनिस्ट्री में बात करी, एंड यू वुड नॉट बिलीव, बिफोर ही रिक्वायर्ड इट, दैट आइटम केम इन सम अदर प्लेन, इट वाज ड्रॉप्ड एट जर्मनी। वंडरफुल। सो ये है मिलिट्री डिप्लोमेसी की रीच और अंडरस्टैंडिंग। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद किया है, और आई एम श्योर एनीबडी कैन डू इट। इट्स नॉट कि मैंने किया, नहीं, एनीबडी कैन डू इट, गिवन अ फ्री हैंड, गिवन अ करेक्ट गाइडेंस, गिवन अ करेक्ट इनकरेज करिए उसको, ही शुड बी एबल टू डिलीवर। होता क्या है कि जब सेलेक्ट हो गए आप जाते हैं, यू नो यू आर बेस्ट ऑफ द लॉट, सो एवरीबडी इज थिंकिंग यार मैंने कुछ गलती करी तो मेरा नेक्स्ट रैंक आ जाएगा। You know, वो तो है सर, टाइट रोप है। ये टाइट रोप है, लेकिन आप समझते हैं। आप देखिए कि जो मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा रोल है, और भारत में हमने इसको अभी तक इसका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं किया, या मैं कहूँगा इस पोटेंशियल को हमने समझा ही नहीं। कर्नल उत्कर्ष, आपका कहना बिल्कुल सही है, और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि मिलिट्री डिप्लोमेसी हमारी की जो स्ट्रेंथ है वो समझी जाए, ये समझा जाए कि कितने ब्रिलियंट ऑफिसर आपने वहाँ पे लगा रखे हैं, वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। और मिलिट्री डिप्लोमेसी का भारत के लिए, चाहे वो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो अपना वेपन्स के लिए हो, इक्विपमेंट के लिए हो, उनको पूरा का पूरा उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। टास्क देके भाई ये काम आप करिए, और कोई छिपा के करने वाली बात तो है नहीं। मिलिट्री डिप्लोमेट डू एवरीथिंग ओपनली, कुछ भी कोवर्ट नहीं ऑपरेशन, वो काम नहीं हो, ओवर्ट ऑपरेशन हर एक चीज़ का। सो देयर इज एब्सोल्युटली ट्रिमेंडस स्कोप गिवन द गाइडेंस now and the brief, they can produce wonders for the country. And with that, I would like to tell my viewers, and also Colonel Utkarsh, through you, to the political leadership, that please listen to this particular the issue that has been raised by you, and the views for whatever worth it is, but it is definitely they are underutilized, and they must be utilized to the fullest extent. सर, आपने इतने कठिन विषय के ऊपर बहुत आसानी से प्रकाश डाला, और मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा रोल भारत में है, और सबसे बड़ी बात है कि इस रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए हमारे पास बहुत ही शानदार ह्यूमन रिसोर्स हैं,
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स। तो इसको हमें देखना चाहिए और इसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहिए। सर, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद Very आपका much, sir. कर्नल उत्कर्ष। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।